नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। कैसे हैं आप लोग प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान से असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी मई में एग्ज़ाम हुआ था उसकी साक्षात्कार की तैयारी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आरपीएससी ने क्वेश्चन पेपर और जो मॉडल आंसर की है वह अपलोड कर दी है और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आने की संभावना है। तो जैसे ही लिखित परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद में इंटरव्यू की कार्रवाई आगे होगी। हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो साक्षात्कार से संबंधित कई स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार मैसेज आ रहा था कि सर आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक आध मार्गदर्शन वीडियो बनाया जाए। तो मैंने प्रयास किया है जिसमें जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए अभी से कुछ प्रिपरेशन कर पाएँ। तो किसको तैयारी करनी चाहिए, किन के जिनके मार्क्स बात करें कि भाई अगर इस कैटेगरी में है और इससे ज़्यादा है तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और इंटरव्यू की क्या विशेष तैयारी है जो लिखित परीक्षा से कुछ अलग है। और सबसे अंतिम में अपन बात करेंगे कि मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए और मेरा कौन सा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की हमारी जो वार्ता है यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस पर केंद्रित रहेगी। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं, तो उन पर मैंने पहले वार्ता करने का प्रयास किया है। तो हम बात करते हैं कि आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू की तैयारी है वह किसे शुरू करनी चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है मैंने कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो पहले बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैंने बताया था और आरपीएससी, हालांकि यह वीडियो जो मैंने बनाया था वह आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके आने से पहले बनाया था और मैंने मेरे अनुभव, मेरे साथियों के अनुभव और जो स्टूडेंट्स ने जो अनुमानित मार्क्स बताए उसके आधार पर मैंने आकलन किया था। अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अनुसार कई स्टूडेंट्स के हम बात करें तो औसत 3 से 5 नंबर कम हुए हैं। तो मैंने उसमें आंसर जो बताया था उसमें मैंने अनुमानित कट ऑफ 127 प्लस माइनस 3 बताई थी। अभी जिस प्रकार से मार्क्स जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और जो शो हो रहे हैं उसके अनुसार ये लगता है कि जो जहां एवरेज 3 से 4 नंबर सभी को कम हो रहे हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि जो वर्तमान जो संशोधित कट ऑफ मैं मानता हूं वह अंतिम कट ऑफ वह 124 और 123 के आसपास रहनी चाहिए। तो अब आप बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाइज है तो इंटरव्यू की तैयारी कौन शुरू करे। तो उसके लिए हम बात करें कि जब 124-25 के आसपास अगर फाइनल कट ऑफ की बात है तो जो जनरल और ओबीसी है, जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स जो 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं उन सभी को इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जनरल ओबीसी 100 प्लस स्टूडेंट्स और बाकी जो कैटेगरी है जिसमें हम बात करें कि एमबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, वे 95 प्लस मार्क्स जो ला रहे हैं अनुमानित, वे स्टूडेंट्स भी इसकी सीरियस तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो इनके अलावा जो अन्य कैटेगरी वाले हैं वे इससे भी कम मार्क्स भी अगर हैं तो उन्हें भी इंटरव्यू की सीरियस तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी जब कभी फ़ोन पे चर्चा हुई तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरव्यू के बारे में जो भी तथाकथित मार्केट में और आपको बरगलाने वाले लोग खूब कहेंगे तो आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं करना है। आपको इंटरव्यू की तैयारी जो मैंने अनुमानित जो बताई है रेंज, उसके अनुसार अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, जैसे हम बात करें कि जनरल में 100 प्लस जो है तो 100 प्लस सारे स्टूडेंट सारे ही रेस में हैं और सभी को ही इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इंटरव्यू जहाँ तक जिस स्पीड से आरपीएससी अपना काम कर रही है, मुझे लगता है अगस्त सितंबर या उसके बाद कभी भी आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू ले सकती है। तो अगर आप अभी जुलाई से, अभी हम बात करें कि जुलाई का पहला हफ्ता चल रहा है, तो अगर हम अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें तो हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा।
तो किसी यह भ्रम में नहीं रहें कि मेरे तो मार्क्स कम हैं और मुझे इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू देकर आओगे और अगर आप बिना तैयारी के इंटरव्यू देते हो और कुछ ही मार्जिन से आप जब पीछे रह जाओगे, तब आपको थोड़ा रिग्रेट होगा कि काश मैंने इसकी थोड़ी अच्छी तैयारी की होती तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए मेरी सलाह है कि जनरल ओबीसी के जो 100+ मार्क्स वाले हैं और बाकी कैटेगरी के जो हैं वे 95+ वाले, उन सभी को इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सारे ही रेस में हैं। और फिर कुछ इंटरव्यू के बारे में और आरपीएससी की पुरानी कार्यप्रणाली, और आपने सुना भी होगा कि इंटरव्यू में कई लोगों का यह भी आरोप रहता है कि इंटरव्यू में मनी मैनेजमेंट या पैसे देकर भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाकर, तो ऐसे कई लोग आपको भी मिलेंगे। आपको इन सारी बातों की सत्यता को नकारते हुए आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आप यह एक सुनियोजित इनकी गैंग होती है जिनका प्रत्येक भर्ती, हम बात करें 2014 की भर्ती की, उस समय भी इन्होंने प्रयास किए थे। उसके बाद में जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उन पे इन्होंने लांछन भी लगाए थे। फिर 2020 की भर्ती की बात करें तो उस समय भी यही होता है। और अभी हम इस भर्ती की बात करें तो इन सारे जो गैंग हैं इनका यही उद्देश्य रहता है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से डीमोटिवेट किया जाए, डीमोरलाइज किया जाए और उन्हें बरगलाया जाए। तो आपको उन सारी नकारात्मक बातों और ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग हैं उनसे दूर रहते हुए आपको अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि क्या क्या करना है आपको। तो मैं अपन बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास में पीजी प्लस नेट या पीएचडी की डिग्री वहाँ आवश्यक होती है। तो जो आपके पीजी के जो पेपर हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पीजी के दोनों सालों में जो पेपर हैं उन पेपर के नाम क्या क्या टॉपिक हैं, पेपर के नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार इंटरव्यू बोर्ड में पूछ भी लिए जाते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर में क्या क्या पढ़ा। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब पॉलिटिकल साइंस पीजी की तो मेरे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में उसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पार्ट 1 है। जबकि जो सेकंड पेपर था फाइनल ईयर उसमें मेरे कुछ टॉपिक जैसे पब्लिक पॉलिसी था और उसके अलावा जो वेस्टर्न थिंकर थे वो थे। तो इस प्रकार आपके जो पेपर जो भी 7-8 जो पेपर होंगे पीजी में, उन पेपर्स के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद करके जाना है और उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको समझ होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि पीजी का कुछ आप भाग विशेष आप ज़रूर तैयार करके जाएं। इसका अर्थ ये है कि जो आपका पीजी जैसे पॉलिटिकल साइंस में है तो आपको उसका कुछ एक टॉपिक और भाग विशेष पूछा जाएगा कि आप जैसे क्या तैयार करके आए हो या आपका किस सेगमेंट में आप अच्छा मजबूत खुद को मानते हो। तो पीजी का कोई जैसे मेरी बात करें तो मुझे जब इंटरव्यूअर ने ये पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि 1970s के बाद के जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत हैं उसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ और उसकी मैंने अच्छी तैयारी की है। तो आप अपना कोई एक पेपर बता सकते हैं, कोई एक भाग बता सकते हैं कि सर मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो व्यावहारिक पक्ष हैं उसमें मजबूत हूँ, या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ थ्योरीज सेक्शन है वहाँ पे आप बता सकते हैं, या वेस्टर्न थिंकर में बता सकते हैं, जो भी आपका है। तो आपको पीजी विशेष का जो पीजी का कुछ भाग होगा उसको आपको अच्छा तैयार भी करना है और एक सेगमेंट उसके बारे में आपको रेडी रखना है। फिर बात करते हैं कि कई स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने विद्या वाचस्पति की जो डिग्री होती है जिसे हम सामान्य भाषा में पीएचडी कहते हैं, कई स्टूडेंट की पीएचडी ऑनगोइंग होती है या अवार्ड हो चुकी होती है। तो इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यू जो है वह खुद सीनियर प्रोफेसर होते हैं तो उन्हें उत्सुकता रहती है कि जो सामने वाला एस्पिरेंट है वह अभी वर्तमान में किस टॉपिक पर पीएचडी कर रहा है। तो अगर आपका जो भी टॉपिक है उस पर जो थीसिस का कार्य चल रहा है या आपने अगर पीएचडी कर ली है तो उसके बारे में वह आपके इंटरव्यू बोर्ड में सवालों की संभावना रहती है। तो आपका जो भी थीसिस का टॉपिक है आप उससे संभावित सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके जाएं और काफ़ी अच्छी संभावना रहती है कि जो पीएचडी कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी पीएचडी हो रखी होती हैं उनकी पीएचडी उनके शोध के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। फिर हम बात करें कि स्नातक स्तर पर, तो स्नातक स्तर पे बहुत कम संभावना रहती है कि स्नातक के आपके जो
3 विषय होते हैं, उन विषयों के बारे में पूछा जाए और उन विषयों में भी आपने क्या क्या पढ़ा। बहुत कम संभावना रहती है कि आपके स्नातक के बारे में पूछा जाए, फिर भी आपको एक बार अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। हालांकि मुझे मेरे स्नातक के विषयों के बारे में पूछा भी गया था, और जैसा कि मैंने इंटरव्यू बोर्ड को बताया भी था कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें सिर्फ मेरी पीजी है, मेरे ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस नहीं था। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि आपके पॉलिटिकल साइंस में ही पीजी क्यों किया, और फिर मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया। फिर उन्होंने जो मेरा बोर्ड था राजकुमारी गुर्जर मैम का, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे तो आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, तो आपने हिस्ट्री में पीजी क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, फिर भी संभावना रहती है कि स्नातक के विषयों पर कम ही डिस्कस किया जाता है। फिर हम बात करें कि पूर्व के विभाग की जानकारी। इसका तात्पर्य ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले अधिकांश लोग, मेरा मानना है 50% से भी ज़्यादा जो अभ्यर्थी होते हैं वह सरकारी सेवा में पहले से होते हैं, चाहे वह टीचिंग बैकग्राउंड से हो या नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से। संभावना तो अधिकतर यही रहती है कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड जो टीचर होते हैं वही कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू देते हैं। तो उनके जैसे जो शिक्षा विभाग है उनका, तो उनके शिक्षा विभाग के बारे में अक्सर इंटरव्यू बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में संभावना भी यही रहती है कि एक न एक मेंबर तो आउट ऑफ राजस्थान का होता ही है, तो उसे जरूर उत्सुकता रहती है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, धरातल पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या सुझाव हो सकते हैं। तो आप अपना जो भी संबंधित विभाग है, अगर शिक्षा विभाग है तो मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, या मेरी तरह कोई अगर नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से है तो जिस भी विभाग में वह पद स्थापित है उस विभाग से संबंधित सारे जो फैक्ट है वह उसे एक बार की, और जो संभावित सवाल है वह उसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। उस विभाग से संबंधित क्या क्या योजनाएं चल रही है, अभी वर्तमान में उसका मंत्री कौन है और क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो इसके बारे में ये जरूर पूछा जाता है। और बाकी डिपार्टमेंट, अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो अक्सर जो राजकीय कर्मचारी होते हैं उनसे ये जरूर पूछा जाता है कि आप स्कूल शिक्षा या जो भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप उसको छोड़ करके कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं। तो आपके पास में इसका संभावित बेस्ट आंसर होना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो सकें। फिर हम बात करते हैं कि आपको एक डेमो क्लास लेनी होती। यह RAS की इंटरव्यू की तरह नहीं है। यहाँ आगे जाके प्रोफेसरशिप में आपको कॉलेज में पढ़ाना है और बच्चों को आप स्नातक और परास्नातक स्तर के जो बच्चे हैं उनको आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपके टीचिंग स्किल का टेस्ट होगा। तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप लगभग अधिकांशतः यही संभावना होती है कि जो कैंडिडेट्स होता है उसी सामान्यतया उसी की पसंद का टॉपिक वह तैयार भी करके आता है, उसी की पसंद का टॉपिक पढ़वाया जाता है। कई बार यह भी होता है कि जो मेंबर हैं वह टॉपिक चेंज करवा देते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अगर आप बहुत रेगुलर टॉपिक ले रहे हैं, जैसे भारतीय संविधान का रेगुलर टॉपिक ले लिया, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति टॉपिक ले लिया, या आपने जैसे संसदीय अध्यक्षीय वगैरह, ये सारे रेगुलर टॉपिक हैं, इन पे कुछ भी नया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं हो, देखा नहीं हो, तो वो चाहते हैं कि कई बार वह टॉपिक चेंज करवा दें। तो आप अपने टॉपिक का जो चयन है, टॉपिक का चयन ऐसा करें कि जो थोड़ा यूनिक हो। मेरी बात करूं तो मैंने 2020 में जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा टॉपिक था बहुसंस्कृतिवाद। तो इस टॉपिक चयन में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है अपन उसके बारे में बात करेंगे। और विशेष तौर पे जैसे मेरा नॉन टीचिंग बैकग्राउंड था तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत नहीं है, तो उन्हें जो बोर्ड पे लिखने की है उसकी स्किल डेवलप करनी चाहिए। और स्किल डेवलप करने के लिए अभी जैसे हम बात करें तो 2.5 से 3 महीने मिनिमम अभी आपके पास में है, तो आप घर पे ही आप बोर्ड खरीद कर ले आएँ और उस पर आप लिखने की, पढ़ाने की प्रैक्टिस करें। आप 2-3 महीने रेगुलर पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप इंटरव्यू बोर्ड में अच्छा पढ़ा पाएंगे। और यह जो टॉपिक और क्लास है यह आपके इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हम बात करें कि अगर एवरेज मार्क्स अगर 13 से 14 हम माने कि चॉइस में से किसी का इंटरव्यू अगर अच्छा गया है, ठीक ठाक गया है, तो 13-14 नंबर उसको दिए जाते हैं।
अगर किसी ने क्लास बहुत अच्छे पढ़ाई है और हो सकता है उसने जो सवालों का जवाब देने में एक दो उसने मिस भी कर दिया हो, फिर भी अगर उसने क्लास अच्छी पढ़ाई है और उसका टॉपिक बहुत अच्छा यूनिक रहा है तो उसको 13-14 के बजाय 17-18 नंबर दिए जाने की संभावना बन जाती है। और वहीं अगर उसने सवालों का भले ही अच्छा जवाब दिया हो लेकिन उसका जो टॉपिक है या उसकी जो टीचिंग स्किल है अगर उसमें वह थोड़ा कम रह गया तो हो सकता है उसे 10 या 11 नंबर ही दिए जाए। तो यह आपके जो इंटरव्यू है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका जो टॉपिक है, क्लास पढ़ाना है। तो आप इसकी विशेष तौर पे अच्छी तैयारी करें। हालांकि जो शिक्षा विभाग में हैं और जो टीचिंग बैकग्राउंड से हैं मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि वह रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाते रहते हैं। तो आप यह विशेष ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं कि जो टॉपिक है उसके टॉपिक के चयन में क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो उसमें हम बात करते हैं कि टॉपिक का क्या क्या मतलब विशेषता हो सकती है। तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, पहली तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप मिनिमम 2 टॉपिक तैयार करके जाएं। हो सकता है जो टॉपिक आप पहली प्राथमिकता पे रखते हो, जस्ट आपसे पहले जिसने इंटरव्यू दिया हो उसी स्टूडेंट ने वही टॉपिक पढ़ा के गया हो, तो बोरियत महसूस नहीं हो, इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड कई बार टॉपिक चेंज करने को बोल देता है। तो आप मिनिमम 2 टॉपिक तैयार करके जाएं। फिर उसके बाद में हम बात करें तो आप अपना जो भी टॉपिक है, जैसे मैं मेरे टॉपिक की बात करूं तो मैंने बहुसंस्कृतिवाद लिया था, तो उस टॉपिक से संबंधित फिर आपको 360 डिग्री पूरा तैयार करना है। जब तक वो टॉपिक पूरा तैयार अगर आपके नहीं हो रहा है तो और वहीं से अगर सवाल पूछ लिया तो आप एक गलत इंप्रेशन जाता है कि जो टॉपिक सेलेक्ट करके आए उसी के बारे में पूरा नहीं बता पा रहे, क्योंकि अक्सर ऐसी संभावना रहती है कि जैसे ही आप क्लास पूरी पढ़ाओगे, पढ़ाने के बाद वापस जब बैठोगे अपने सीट पे तो वो उस टॉपिक से संबंधित आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। फिर दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वह छोटा नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि कंटेंट उसमें इतना हो कि कम से कम 5-7 मिनट तक भी मान लो क्लास चल जाए तो आपके पास में पढ़ाने लायक कुछ मटेरियल हो। जैसा कि मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था और जैसे ही मैं क्लास पढ़ानी मैंने शुरू की तो इंटरव्यू बोर्ड के बीच में उनके लिए चाय कॉफ़ी ग्रीन टी आ गई। तो अक्सर मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वह चाहता है कि जो जैसे क्लास चल रही है तो वह चाय पी रहे हैं और मैंने क्लास ले ली, तो मुझे क्लास 3 से 4 मिनट पढ़ाने का मौका मिला। वही अगर वह चाय नहीं पी रहे होते तो हो सकता है मुझे 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर फ्री कर दिया जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो टॉपिक जो ले रहे हो उसमें कम से कम 5-7 मिनट पढ़ाने लायक आपके पास में कंटेंट हो। वैसे जो भी टॉपिक सेलेक्ट है उसके पास में कंटेंट तो खूब है, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयार करके जरूर जाएं। फिर तीसरा मैंने आपको बता दिया है कि जो बोलने और लिखने का है वह उसका सतत अभ्यास होना चाहिए। जैसे आप बोर्ड पे लिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अगर बोल नहीं रहे हैं तो उनको यह एहसास हो जाएगा कि आपको पढ़ाने का अनुभव नहीं है और आपकी टीचिंग स्किल डेवलप नहीं है। यह स्किल है, यह कोई आर्ट नहीं है। स्किल आप डेवलप कर सकते हैं और इसके लिए अभी पर्याप्त समय है। फिर मैं वही बात कर रहा था कि जो भी टॉपिक सेगमेंट ले रहे हो उसका जो है वह सारा पक्ष मजबूत होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बाद में कि आपको जो अपना विषय है, विषय की हम बात करें कि अब मैं बात करूंगा कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान से संबंधित इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उसमें मैं जैसा इसमें लिख रखा है कि विषय की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, अर्थात आपके सब्जेक्ट की अवधारणात्मक जो समझ है वह आप में विकसित होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज ही अगर नहीं है तो वे मानते हैं कि आप जो स्नातक के जो विद्यार्थी हैं आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे। अपने सब्जेक्ट की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सामान्य शब्दावलियाँ, सामान्य जो परिभाषाएं हैं वह आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वह आती हो। जैसे हम कई बार पढ़ते भी हैं, और जैसे हम न्याय की बात करें तो प्लेटो से लेकर के माइकल वॉल्जर और जॉन रॉल्स तक हमने न्याय सिद्धांत खूब पढ़ा है। लेकिन अगर वह हमें पूछे कि न्याय की परिभाषा बताइए तो अगर हम 25 से 30 शब्दों में न्याय की एक अच्छी परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं तो उन्हें
तो उससे ये है एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो जैसे न्याय है, वैसे हम बात करें कि सामान्य जो भी परिभाषा जो आपके सिलेबस में विशेष तौर पे टॉपिक लिख रखा है, जैसे न्याय है, लोकतंत्र है, उदारवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है और फांसीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो शुरू के अगर 3-4 सेकंड में अगर आपने बताना उत्तर देना शुरू नहीं किया तो उन्हें लग जाएगा कि आप का जो बेसिक नॉलेज है वह भी अभी क्लियर नहीं है। फिर बात करते हैं कि ये जो शब्दावली है या जो बेसिक परिभाषाएं हैं वह कहाँ से तैयार करें। तो इसके लिए मेरी आपको सलाह है कि आपको कहीं कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो अभी तक आपने लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए जो पढ़ा है उन्हीं किताबों से आप अपनी एक अलग डायरी ले लें और डायरी में नोट करें। और जैसे हम बात करें कि एनसीईआरटी बुक्स है, तो एनसीईआरटी बुक्स जो 11th-12th में चलती है, एनसीईआरटी बुक्स में न्याय की, उदारवाद की, समाजवाद की बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी जो 11th-12th के स्तर के बच्चों को भी समझ में। अगर आप वह परिभाषा याद करना चाहें तो भी बेहतर है, आप अपनी डायरी में इन सारी शब्दावलियों और परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि विश्लेषणात्मक सवाल आपसे वहां ज्यादा पूछे जाएंगे, तथ्यात्मक सवालों की संभावना कम रहती है कि आपसे कोई फैक्ट पूछा जाए। और फैक्चुअल सवाल अगर पूछा भी जाता है तो आप विनम्रता से डिनाई कर सकते हैं कि सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो वह एक नेगेटिव पॉइंट्स नहीं माना जाता। आपसे वहां ज्यादातर वह अपेक्षा करेंगे कि जो विश्लेषणात्मक सवाल है आप किस प्रकार से एनालिटिकल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया कि भारत है वह क्वाड का भी सदस्य है और एससीओ संघीय सहयोग परिषद है, इन दोनों का सदस्य है। तो क्या इससे विरोधाभास, भारत का जो व्यवहार है विरोधाभासी प्रतीत हो रहा है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो फिर आपको यह एक एनालिटिकल सवाल है, तो आपको इसका जो आंसर एप्रोप्रिएट देना होगा। फिर बात करें कि कुछ टॉपिक हैं जहां से इंटरव्यू पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे हम बात करें कि भारतीय संविधान है और राज्य व्यवस्था है, उसका जो करंट के जो इश्यू है उस पर सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि सवाल पूछे जाएं। हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो भी डिसीजन आए जो अपने सिलेबस में कहीं न कहीं उनका लिंक है, तो जो हालिया डिसीजन आए उस पर आपका क्या व्यूज है उस पर कई बार पूछा जाता है। और अभी जैसे 18वीं लोकसभा के जो परिणाम आए हैं और नई जो गठित हुई है, तो उससे संबंधित आपसे वह उम्मीद करते हैं कि आपके पास में उसका फैक्चुअल नॉलेज भी हो। जैसे वह पूछ सकते हैं कि गठबंधन सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार में क्या अंतर होता है, गठबंधन सरकार के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, गठबंधन सरकार की क्या चुनौतियां हैं। फिर अभी जैसे जो मुद्दा छिड़ा था लोकसभा में विपक्ष का नेता, फिर जब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है तो उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। फिर बाद में अभी जैसे करंट का इशू चल रहा है कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो 1/3 आरक्षण है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ये, इसके अलावा नागरिकता का भी मुद्दा है जो CAA आया, उससे संबंधित भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो इश्यूज हैं, करंट इश्यू पे सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है और आपको इनके संभावित सवाल और उत्तर आने चाहिए। फिर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी ज़्यादा सवाल पूछने की संभावना रहती है। और विशेष तौर पे हम बात करें कि अभी जैसे पश्चिमी एशिया में है तो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों से अभी जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है उस पर सवाल पूछने की संभावना रहती है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा हो, जैसे आपका सितंबर-अक्टूबर में इंटरव्यू हो रहा हो, उसमें अगर यूएनओ की बैठक हो रही हो तो यूएनओ के बारे में और उस भारत का यूएनओ के योगदान के बारे में पूछा जा सकता है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य, स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसमें हो सकता है संघीय सहयोग परिषद या सार्क या G20 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अगर इनका सम्मेलन हो रहा है तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। जो भी IR के करंट इश्यू होंगे, ज़्यादा संभावना रहती है कि IR के करंट इश्यू पर भी आपसे चर्चा की जा सकती है। चीन ताइवान जो विवाद है उस पर की जा सकती है। और जो मोतियों की माला नीति है और भारत द्वारा उसके काउंटर में जो
नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देशों से जो संबंध है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इन पर सारे संभावना यही रहेगी कि आपसे वह विश्लेषणात्मक उत्तर की उम्मीद करे। फिर हम बात करते हैं कि कुछ विचारक हैं जैसे इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में उनकी क्या प्रासंगिकता है और अभी उनका कोई जो विचार है अगर वह कहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अगर किया जा सकता है तो क्या चुनौतियां आ जा सकती है। जैसे हम बात करें कि जो भारतीय विचारक है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी ने आर्थिक जो विचार दिए थे जिसे हम बात करते हैं न्यायशीलता का सिद्धांत, तो क्या न्यायशीलता का सिद्धांत वर्तमान में लागू किया जा सकता है। अगर लागू करती है सरकार तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में आपके विचार जान सकते हैं। भीमराव अंबेडकर के जो सामाजिक विचार हैं उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे उन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कल्पना है उसी समय कर ली थी 1950-60 के दशक में। वर्तमान में ये मुद्दा है ये वापस छिड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपके विचार जान सकते हैं। आपको न्यूट्रल होके, बिना बायस्ड होके और अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उससे न्यूट्रल होके आपको नपातुला सही आंसर देना है। फिर हम बात करेंगे कि जो मेरा साक्षात्कार का जो अनुभव है वह कैसा रहा। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक था बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत हम बात करें तो मैंने इस प्रकार से मेरे टॉपिक को तैयार किया था कि मैं कम से कम 5 से 10 मिनट में उसको पढ़ा सकूं। हालांकि इंटरव्यू में यही संभावना रहती है कि 1 से 1.5 मिनट वह भी अधिकतम होता है, उससे ज़्यादा बोर्ड पर पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। जब ओवरऑल इंटरव्यू ही 12 से 15 मिनट चलता है तो उसमें वे इससे ज़्यादा समय नहीं देते। तो मैं मेरी बात करूं तो मेरे इंटरव्यू के टाइम मैंने टॉपिक चूज किया था बहुसंस्कृतिवाद। फिर मैं आपको एक इसकी संरचना बताता हूं कि किस प्रकार आप चार्ट और डायग्राम के माध्यम से आप अपने टॉपिक को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इस टॉपिक का सामान्य परिचय के अंतर्गत मैंने इस टॉपिक की जो परिभाषा है कि बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा अवधारणा या सिद्धांत है जो सांस्कृतिक विविधताओं का सकारात्मक रूप से समर्थन करता है। तो आपका जो भी टॉपिक है उसकी एक सामान्य परिचय शब्दावली जो है आपको वह बता सकते हैं। फिर इससे संबंधित जो आपको मालूम है कुछ विचारक हैं उनके बारे में मैंने मेरे टॉपिक में बताया था। जैसे इससे संबंधित विल किमलिका है, भिकू पारेख है, आइरिस मेरियम यंग है, चार्ल्स टेलर है, चंद्रन कुकुथास है, ऐसे कई विचारक हैं। तो उसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि इसकी कुछ धाराएं हैं। आपको मालूम है बहुसंस्कृतिवाद की कुछ धाराएं हैं, जैसे उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद और कॉस्मोपॉलिटन जिसे हम कहते हैं वैश्विक बहुसंस्कृति। तो इसकी अलग अलग धाराएं हैं, इन धाराओं के बारे में मैंने तैयार किया था। फिर हम बात करते हैं कि इसकी आलोचना। तो बहुसंस्कृतिवाद की अन्य जो धाराएं हैं, सिद्धांतकार है, उन्होंने इसकी आलोचना की है। जैसे नारीवादियों ने क्या इसकी आलोचना की है, रूढ़िवादियों ने इसकी क्या आलोचना की है, उदारवादियों द्वारा इसकी क्या आलोचना की है। तो उसके बारे में मैंने तैयार किया था। और अंतिम है कि इस सिद्धांत का महत्व क्या है, क्या वजह रही कि यह जो टॉपिक है यह विश्व जो राजनीति है उसकी जो अवधारणा है उसमें यह छाया। तो इसके बारे में मैंने बात की। तो यह मेरा टॉपिक था। फिर हम बात करें कि मेरा इंटरव्यू बोर्ड कैसा रहा। तो मेरा राजकुमारी गुर्जर का बोर्ड था। उन्होंने मेरे से 10th 12th ग्रेजुएशन के बारे में पूछे थे। फिर मैंने ही उन्हें हिंट दिया था कि मेरे ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में उन्होंने, जैसा कि वो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर नहीं है शायद, तो राजकुमारी मैम ने इसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके बारे में 2-4 सवाल मेरे से जरूर किए थे। जैसे उन्होंने पूछा था कि संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई और उस समय सीएम कौन थे, फिर बीच में एक बार समाप्त कर दी थी
और फिर एक बार पुनः वापस शुरू की थी। तो जब वापस तीसरी बार शुरू की तो उस समय सीएम कौन थे, तो उसका मैंने, हालांकि फैक्चुअल सवाल था तो मैंने सॉरी बोल के मैम को कहा था मैम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक ये सवाल था। फिर उन्होंने करंट के इश्यू पर भी उम्मीद रहती है कि वह पूछ सकते हैं, हालांकि वह सब्जेक्ट से संबंधित हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा जब हम बात करें कि मेरी जो इंटरव्यू डेट थी 5 जुलाई 2022, उस समय अग्निवीर योजना है जो सैनिकों से संबंधित है, वह नई नई उस समय चर्चा में आई थी। तो राजकुमारी मैम ने मेरे से पूछा था कि यह योजना आपने सुनी है क्या, आप बताइए इस योजना की क्या मतलब प्रोज हैं, कौन से क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, या इसका विरोध क्यों हो रहा है। फिर मैंने उसका जो है संभावित आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप इस योजना को अगर देखें तो विश्व में कहीं और भी चल रही है क्या। तो मैंने उन्हें बतलाया था मैम कि जैसे चीन है या जो इजराइल है, हालांकि वह उत्तर इजराइल ही सुनना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि इजराइल में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण है, जहां पर 2-3 साल के लिए सभी को सैन्य प्रशिक्षण लेना ही आवश्यक। इस प्रकार वह कुछ करंट के इश्यू भी पूछ सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कि दो जो इंटरव्यू बोर्ड में दो जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर थे, जिसमें से एक सर थे वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उनका मीडियम भी इंग्लिश था। उन्होंने मुझे पूछा भी था कि आप इंग्लिश में तो सहज हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि सर आप इंग्लिश में पूछिए, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो इंग्लिश में, वरना मैं हिंदी में आंसर दे दूंगा। तो उन्होंने संघात्मक और एकात्मक जो है उसके बीच में क्या अंतर है, उन्होंने सबसे पहले यह पूछा था संघात्मक एकात्मक का। उसके बाद में उन्होंने संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में पूछा। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसको भारत में लागू, जो वर्तमान में संसदीय प्रणाली है उसको भारत में लागू क्यों किया गया, क्या ऐतिहासिक कारण रहे, और भारत में अध्यक्षीय प्रणाली लागू क्यों नहीं की जा सकती, अगर कर दें तो संविधान में कहाँ कहाँ क्या संशोधन करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझे पूछा था। फिर उन्होंने उस समय जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो चर्चित मुद्दा है उस पर पूछा था। फिर उससे संबंधित वो ओबीसी आरक्षण से संबंधित जो इंदिरा साहनी वाद है उससे संबंधित कुछ सवाल पूछे थे। फिर जो दूसरे इंटरव्यू बोर्ड में जो सदस्य थे उन्होंने मुझे पूछा था कि आप क्या पढ़ के आए हो, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो पीजी का जो पेपर होता है, पीजी के पेपर में से ही आप अपना एक स्ट्रांग पॉइंट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी आइडियोलॉजी है वह मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। उन्होंने इसमें पूछा कि आपको इसमें आगे अच्छा क्या आता है, तो मैंने उन्हें बताया कि नारीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, पर्यावरणवाद है, एंड ऑफ हिस्ट्री है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये इस प्रकार के से 4-5 जब मैंने उन्हें टॉपिक बताए तो उनका क्रॉस क्वेश्चन उसी पे था। उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री पे पूछा, एंड ऑफ हिस्ट्री जो फ्रांसिस फुकुयामा की एक थ्योरी है उसके बारे में पूछा। फिर उसकी 1-2 पुस्तक का नाम पूछा। फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो एसपी हंटिंगटन का है उसके बारे में पूछा। फिर इसके बाद में मेरी क्लास का समय आ गया था तो उन्होंने मेरे से यह टॉपिक पढ़वाया बहुसंस्कृतिवाद, और बहुसंस्कृतिवाद टॉपिक पढ़ाने के बाद में वापस इससे संबंधित उन्होंने मेरे से सवाल पूछे। तो इस प्रकार ये जो इंटरव्यू से संबंधित जो जानकारी है जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर की जा सकती है, तो आप अपने इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें। पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं विशेष तौर पे जनरल ओबीसी में 100 के आसपास जिनके मार्क्स हैं वे इंटरव्यू की अभी से अच्छी तैयारी करें, और सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका हो सकता है। और आगे इंटरव्यू में किस प्रकार से वेशभूषा होनी चाहिए और हम बात करें कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंटरव्यू जो बोर्ड है आपका इंटरव्यूअर उससे किस प्रकार से सार्थक चर्चा तर्क वितर्क किया जा सकता है, इसके बारे में हमारा प्रयास रहेगा कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाकर आपसे रूबरू हुआ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को इंटरव्यू की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।